इस चैप्टर को समझना शुरू करने से पहले हम एक शख्सियत से रूबरू होंगे जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन को याद करे बिना हम इस चैप्टर की शुरुआत नहीं कर सकते। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतनी खोजें करी है, इतने नियमों का प्रतिपादन किया है, इतनी घटनाओं को, जो प्राकृतिक घटनाएं घटती है, उनके जवाब दिए हैं, उनके कारण समझाए हैं। तो इन्हें हम याद करे बिना यहाँ नहीं रह सकते। और कई सारे जो विज्ञान के वैज्ञानिक हैं उनको भी इन्होंने बहुत मदद की है। तो हमें ज़रूर इनका नाम याद होना चाहिए। ये कहाँ जन्मे हैं, थोड़ी बहुत इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो न्यूटन 1642 में इंग्लैंड में इन्होंने जन्म लिया था। हमारे जैसे आम परिवार से ये बिलोंग करते थे और इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज इंग्लैंड में ही अपनी शिक्षा प्राप्त करी। और शिक्षा प्राप्त करते करते ही इनके दिमाग में एक विचार आया, उस विचार को इन्होंने सींचा, उसके बारे में सोचे और सोचते सोचते उन्होंने इतने सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो इन्हें बाकी सब लोगों से अलग बनाता है। देखिए, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भौतिकी, गणित, खगोल, प्राकृतिक दर्शन, एल्केमी, थियोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों के अंदर काम किया और नियम बताए, कुछ न कुछ जानकारियां हमें दी। इन्होंने कितने नियम बताए जो हम अभी तक पढ़ते जा रहे हैं। न्यूटन की गति के नियम जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े ही थे, कलन, प्रकाशिकी, चिरसम्मत यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से इन्होंने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, से संबंधित एक इनके जीवन की घटना है, उसे भी हम याद कर लेते हैं, क्योंकि तभी से इनके विचार, इनके दिमाग में वो विचार कौंधा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो हुआ ये था कि ये बैठे हुए थे अपने बगीचे में किसी सेब के पेड़ के नीचे और एक सेब उनके सर पर आकर गिरा। तब इन्होंने सोचा कि ये सेब का पेड़ नीचे आके गिरा और उसी भांति पृथ्वी के ऊपर सभी वस्तुएं नीचे ही आके गिर रही है। तो जो ये चंद्रमा है, ये नीचे आके क्यों नहीं गिरता। तो इस तरह से इनके दिमाग में ये विचार आया और इन्होंने इस विचार को सींचा मतलब इसमें खोजा, इनके बारे में सोचते चले गए और इनके सवाल जवाब तलाशते चले गए। तब जाके ये एक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ जिसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसी तरह से कई और सवाल थे। इन्होंने बताया कि विश्व में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये था, और जो आकर्षित करती है वही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण, इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण विश्व की किसी भी उन दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है जो कि आपस में संपर्क में नहीं है। जो वस्तुएं संपर्क में नहीं है उनके बीच में भी आकर्षण बल है। तो वो आकर्षण बल हम महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन विश्व की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसी तरह से और भी कई सवाल हैं जो कि ये गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण है, जैसे कि ऊपर फेंकी हुई गेंद का नीचे गिरना, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, पृथ्वी पर वर्षा का गिरना, नदियों में जल का प्रवाह होना, वायुमंडल का रुका रहना। इस तरह से और भी कई सवाल हो सकते हैं जो प्रकृति में घटित होते हुए हम देखते हैं। तो ये सब किस वजह से होते हैं? गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण होते हैं। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब उन्होंने हमें दिए और उन्होंने हमें नियम बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों दो वस्तुएं जो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं वो हमें महसूस नहीं होती, हमें दिखाई नहीं देती। हम इतनी सारी चीज़ें रखी हुई होती है कमरे के अंदर, हम उनके प्रति या वो हमारे प्रति आकर्षित होती हुई दिखाई नहीं देती। जिस तरह से कोई वस्तु अगर यहाँ से छोड़ी जाए तो वो पृथ्वी की सतह की ओर आकर्षित होती है, उस तरह से बाकी वस्तुएं भी आकर्षित होती हुई नहीं दिखाई देती। इसका क्या कारण है? तो इस कारण को समझाने के लिए उन्होंने नियम बताया कि वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण का विश्वव्यापी नियम, सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
यूनिवर्सल लॉ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के किसी भी हिस्से में ये नियम लागू होता है, चाहे वो भारत है या अमेरिका है या रूस है या चाइना है, कहीं पर भी यही नियम लागू होता है। तो उस नियम के अनुसार क्या है जो हमें जवाब देगा सवालों के जो हमने पीछे पढ़े हैं। तो इस नियम के क्या है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु एक बल से दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। यह बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। वो बल, उसका बल का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा ना हमको कि भाई दोनों वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, जिसको हमने गुरुत्वाकर्षण नाम दिया है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नाम दिया है, तो वो बल का मान क्या है? वो बल का मान है कि दोनों वस्तुएं, जो दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक बात तो ये बता दी उन्होंने, दूसरी बात बताई और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। अगर क्या होता है, दूसरा नियम क्या है कि उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। समानुपाती का मतलब हुआ जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे बल का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे उनके बीच में दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, तो बल की दिशा दो वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के साथ साथ होती है। बल किस दिशा में काम करता है? जो ये दो वस्तुएं हैं उनके बीच में जो बल लग रहा है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, बल उस दिशा में कार्य करता है। तो देखिए दो वस्तुएं हैं, इनके ऊपर, इनके बीच में कितना आकर्षण बल लग रहा है ये हमें जानना है। तो हमने दो वस्तुएं ले ली, इनमें एक का द्रव्यमान है m1, दूसरे का है m2, और a और b दो वस्तुएं हैं। इनके बीच की दूरी कौन सी होगी? जो इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाएगी इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम को। तो F क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण हो गया, बल हो गया। तो F प्रोपोर्शनल टू m1 और m2, जैसा कि पहले नियम से है कि बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये निशान समानुपाती का है, तो बल समानुपाती है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो किस तरह से लिखा जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू m1 गुणा m2। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, इसको हमने एक समीकरण का नाम दे दिया। दूसरी बात हुई कि जो लगने वाला बल है, दोनों वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा हो गया, इन्वर्स हो गया 1/r²। r क्या है? दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो नियम इन्होंने बताए। अब इसको किस तरह से ड्राइव करेंगे? देखो, दोनों समीकरणों को मिला लेंगे तो बल किसके बराबर हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। तो जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगता है, समानुपाती स्थिरांक लगता है, तो वो लग गया g, यहाँ पे लगा दिया हमने। तो g क्या है? एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसका मान स्थिर रहता है। तो F किसके बराबर हो गया? g m1 m2 अपॉन r²। ये सूत्र को हम याद कर लेंगे। ये F क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, तो ये F का सूत्र, ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र हो गया। G निर्भर नहीं करता, ये जो G है, कैपिटल G लिखा हुआ है, ये कैपिटल G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये निर्भर किस पे नहीं करता? दो वस्तुओं के बीच के माध्यम पर। वो जो दो वस्तुएं हैं जिनके बीच में आकर्षण बल लगना चाहिए था, चाहे वो पानी में है, चाहे वो वायु के बीच में है, चाहे वो आसमान में है यानी निर्वात में है, जिनके बीच में कोई हवा पानी कुछ भी नहीं है, इस पर निर्भर नहीं करता। मतलब कोई भी माध्यम हो, उन दोनों के पर बल तो लगेगा ही। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता,
और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी पर भी नहीं करता। इसीलिए ये क्या है, एक स्थिरांक है। इसका मान ज्यों का त्यों बना रहता है। इसका मान क्या है, इसकी गणना भी हम आगे करेंगे। तो देखो पहले जी के मात्रक को निकाल लेते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब गुरुत्वाकर्षण, ये सूत्र हमने लिख लिया, फिर हम इसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जी का मात्रक निकालना है। तो जी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर का गुणा एफ से हो जाएगा और जी m1 m2 क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण हमको करने आते हैं, ये हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अब देखिए f का मात्रक क्या होता है। f का मात्रक हमने निकाला है न्यूटन, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आर स्क्वायर, तो आर को किस में नापेंगे, ऐसा ही मात्रक क्या होता है दूरी का, मीटर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। m1 m2, तो दो वस्तुएं हैं, इनका ऐसा ही मात्रक, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि हमको जी का मात्रक निकालना है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर निकल गया, ये किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया, ये आ गया इसका गुरुत्वाकर्षण जी का, ये आ गया जी का मात्रक। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर लिख सकते हैं, या न्यूटन मीटर और किलोग्राम की घात -2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही करेक्ट हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मात्रक को उपयोग में ला सकते हैं। तो ये जी का मान देखो क्या हो सकता है। जी का मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, m1 और m2, और दोनों का वजन है 1 किलोग्राम, और जो उनके बीच में दूरी है वो दूरी है 1 मीटर की। तो अगर इन पे मान रखेंगे, f जी का मान रखेंगे, तो जी तो हमको पता नहीं है अभी, m1 कितना है 1, m2 कितना है 1, आर स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया। तो f का मान क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो बल लगने वाला है वो बल किसके मान के बराबर हो जाएगा, जी के मान के बराबर। तो इस तरह से जी को परिभाषित कर सकते हैं कि द्रव्यमान की इकाई द्रव्यमान की दो वस्तुएं जो इकाई दूरी पर रखी गई है, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थिरांक के बराबर होता है। और जी का मान क्या निकलता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस किलोग्राम स्क्वायर। ये है जी का मान, जो स्थिरांक है रहता है। तो ये हमें याद कर लेना है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये जी का मान है। ठीक है, अब है छोटे आमाप व बड़े आमाप की वस्तुओं के बीच में गुरुत्वीय बल। कोई वस्तु बड़ी है और छोटी है, तो उनके बीच में गुरुत्वीय बल किस तरह से काम करेगा वो समझते हैं। तो ये सूत्र पता है हमको, गुरुत्वीय बल निकालने का ये सूत्र है F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, यहाँ पे हम द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आमाप। किसकी बात कर रहे हैं, साइज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो वस्तुएं हैं, उनका वजन तो एक जैसा है, लेकिन उनका साइज़, उनका आमाप अलग है। जैसे कि एक बड़ी बॉल ले लो और एक छोटी बॉल ले लो, एक रबड़ की बॉल हो और एक स्पंज की बॉल हो। ठीक है, दोनों का वजन तो एक जैसा है, लेकिन साइज़ उनका अलग अलग हो गया। तो अगर इनके अंदर मान रख लेते हैं, उनको 1 मीटर की दूरी पे रखते हैं और मान रख लेते हैं, तो f का मान कितना आ जाएगा, जितना गुरुत्वीय स्थिरांक है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इसका बल आ जाएगा दो एक ही द्रव्यमान की अलग अलग वस्तुओं के बीच में। तो 10⁻⁻11 आया है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 10 के आगे इतनी ज़ीरो लगने के बाद इसमें भाग होगा, तो इसका मतलब ये तो बहुत कम है, ये इतना कम है कि हम महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हमको गुरुत्वाकर्षण बल महसूस, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में लगता है, या हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं वो हमें आकर्षित कर रही है, हम उसे आकर्षित कर रहे हैं, ये हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जो लगने वाला बल है वो दोनों के द्रव्यमानों पर और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए वो इतना कम होता है कि वो हम महसूस ही नहीं कर पाते। और इसको गहराई से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम देखेंगे कि क्यों पृथ्वी पर लगा हुआ बल महसूस होता है और क्यों हम आपस में महसूस नहीं कर पाते।
तो ये एक उदाहरण से समझते हैं और ज़्यादा। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। अब हमको क्या लगाना है कि पृथ्वी है जो चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना है। जी का मान हमको दे रखा है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि ये तो हो गया m1 हो गया। चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है, ये हो गया m2। दो वस्तुएं हैं तो दो का द्रव्यमान चाहिए। ये हमको दूरी मिल गई तो ये हो गया हमको r मिल गया। तो इनका मान हम सूत्र के अंदर रखेंगे। ये जो हमको प्रश्न में दे रखा है पहले हम वो लिख लेंगे, और ये जो उनके बीच की दूरी है d हमको बता रखा है, तो ये क्या है r के बराबर है। इसका मान हमको किलोमीटर में दे रखा है, जबकि हम जानते हैं कि इनका ऐसा ही मात्रक मीटर है, तो हमको पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इसको हमको 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम चेंज कर लेंगे इसको, तो 10 की घात 3 इसमें जुड़ जाएगी और ये हमको मिल जाएगा। तो ये नया ये आ गया हमारे पास d, जिसको हम r भी मान सकते हैं, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्योंकि हमने पिछले वाले में r ही माना है। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल, इसको ज्ञात कर लेंगे m, और यहाँ पे देखो m कैपिटल M और स्मॉल m लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने m1 m2 समझा दिया, कोई बात नहीं। दो वस्तुओं के द्रव्यमान में फ़र्क करना है तो चाहे तो हम कैपिटल M और स्मॉल m लेके समझ सकते हैं, या m1 m2 लेकर समझ सकते हैं। तो इस तरह से लगाया गया बल और इनका मान रख देंगे, तो इनके बीच में निकल गया ये वाला बल निकल गया 2.02 इंटू 10 टू दी पावर 20 n न्यूटन का बल लगा। यानी कि इतने आकर्षण के साथ वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा, पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये जो आकर्षण बल है जो पृथ्वी लगा रही है, तो पृथ्वी लगा रही है बल, तो इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, हमें पृथ्वी से बांध के रखता है। हम जब चलते हैं तो हमारी मदद करता है, अगर हम गिरते हैं तो गिरने में भी हमारी मदद करता है। तो ये पृथ्वी से हमें बांध के रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति को भी बनाए रखता है। किस तरह से बनाए रखता है ये हम अभी समझेंगे। अभी तो हमने क्या समझा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, गुरुत्वाकर्षण किसके समानुपाती होता है और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमने समझा है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति को भी समझाता है, और चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा समुद्र के अंदर उठता है उसको भी ये समझाता है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझने के लिए हमको ये दो बातें समझनी है, और साथ में उस सूत्र को याद रखना है जो हमने अभी समझा है, उसको प्रतिपादित किया है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे कैप्लर्स के नियम समझेंगे, और हम समझेंगे कि इन सभी घटनाएं जो घटित होती है उनके पीछे और क्या क्या कारण है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।